खबर वही जो हमने कही। आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। हरियाणा में रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए गुरुग्राम में दूसरा रियल एस्टेट समिट हुआ, जिसमें तमाम बिल्डरों के साथ केंद्रीय और हरियाणा के मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान मंथन किया गया कि हरियाणा में रियल एस्टेट सेक्टर को कैसे बढ़ाया जाए और अभी क्या दिक्कत आ रही है। हरियाणा की आर्थिक राजधानी और ऊंची ऊंची इमारतों के बीच बसे गुरुग्राम शहर में इन्हीं बिल्डिंगों को पूरे प्रदेश भर में फैलाने के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर महामंथन किया गया, जिसमें गुरुग्राम सहित हरियाणा के तमाम बड़े बिल्डर मौजूद रहे। गुरुग्राम में हुए हरियाणा रियल एस्टेट समिट 2022, जहां केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद रहे, तो वहीं हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने भी बिल्डरों से उनकी समस्याएं जानी और भरोसा दिया कि आने वाले वक्त में हरियाणा में बिजली सब स्टेशनों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर को बिजली की कमी ना खले। इसके साथ ही बिल्डरों को आने वाली दूसरी परेशानियों को कैसे सरकार जल्द पूरा करे और गुरुग्राम के साथ साथ पूरे हरियाणा में बिल्डिंगों का जाल कैसे बिछाया जाए, इसको लेकर भी विचार किया गया। देखिए, खंडेलवाल साहब ने बताया था कि 212 कंट्रीज में गुड़गांव का बहुत ऊपर नाम है। तो मैं समझता हूँ कि जब ऐसा आयोजन होता है इस तरीके से और लोग खुल के अपनी बातें करते हैं और गवर्नमेंट उनके सामने खड़ी होती है, तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बनता है, हमारा शहर का रुतबा बनता है, हमारा स्टेट का नाम आगे चलता है। और जब भी गुड़गांव डेवलप हुआ है तो इंसिडेंटल डेवलपमेंट साथ के साथ और आती है, उसका भी हमें फ़ायदा मिलता है। सर, बहुत सी ऐसी अवैध कॉलोनी है या फिर जो बिल्डर है उन्होंने बसाई थी, वहाँ बहुत जगह मीटर नहीं मिले हैं, अभी ट्रांसफार्मर नहीं लगे हैं, उसको लेकर क्या कुछ प्लान है? देखिए, कुछ कॉलोनीज ऐसी हैं जिन्हें गवर्नमेंट रेगुलर करना चाह रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स बने हैं। जहाँ जहाँ ऐसे आते हैं उन्हें हम साथ के साथ ही करते जा रहे हैं, पर कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल ही डेवरेज हैं, जो बन नहीं सकती, उससे बाकी स्टेट का या बाकी शहर के डेवलपमेंट नहीं रोक सकते, उनको फिर हटाना पड़ता है। सर, सबसे ज़्यादा ठगा हुआ इन्वेस्टर जो है गुड़गांव शहर में, कोई बिल्डर ऐसा नहीं है जिसने इन्वेस्टर को ना ठगा हो, फिर भी आप सरकार चुप बैठी है। नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई किसी को ठग रहा हो। ये सर, हर इन्वेस्टर देखिए, हमारे ये प्रिवेंटिव कमेटी में हमारे ऑनरेबल सीएम साहब के पास ये जिला रहे हैं, हर महीने आते रहे। मैं नहीं मानता अगर इस तरीके की बातें होती कोई उनका सुझाव नहीं हो रहा है, हरेरा से वो नाराज हैं। इसके अलावा 11 केवीए के जो बिल्डरों ने पास करा रखे हैं सब स्टेशन, आधों ने नहीं बनाए हैं। आज लोग जेनसेट पर निर्भर हैं, तो आप उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? आपने अंदर में बोला था वो सुना नहीं। पूरे देश में जो 41 जो डिस्कॉम कंपनीज है उसमें हम 15वें 17वें नंबर पे थे, आज हम 5वें और 6ठे पे हैं। सर, सेकंड मैंने जो निर्मला सीतारमण जी के कमेंट थे मिनिस्ट्री के बारे में, वो भी वहाँ बताए थे। अब आप एक बात को नहीं, तो अगर नेगेटिव भी कोई बात करो तो उसका मतलब नहीं सर, इन्वेस्टर से पैसा ले लिया गया है। नहीं करेंगे गुड़गांव कितना बढ़िया बन रहा है दुनिया में, नाम हरियाणा का गुड़गांव पैसा ले लिया गया है, लेकिन बिजली बोर्ड को नहीं जमा करा है। हाईवे मल्टी स्टोरेज में जिस तरह से बिलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्या ऐसा कोई प्लान है? जैसे अभी एक यूपीआरसी ने 1 साल पहले जजमेंट दिया था कि जो ग्रिड की बिलिंग है वो मल्टी स्टोरेज के लोग डायरेक्टली डिस्कॉम को पे कर रहे हैं, और जो डीजी का है वो सोसाइटी को या मेंटेनेंस ऑफिस को अलग से पे हो रहा है। प्लस एएमसी जो होती है वो उसका डिडक्शन मीटर से ना हो, बैक एंड में कैलकुलेशन हो। ऐसा यूपी में अभी यूपीआरसी ने किया है। ऐसा कुछ प्लान है कि मल्टी स्टोरेज के रेसिडेंट डायरेक्टली बहुत मॉडिफिकेशन आ रही है। जो ये स्मार्ट मीटर का आया है, जो प्रीपेड मीटर आया है, इससे लोगों में हमारे में एक ट्रांसपेरेंसी आई है और लोगों को जब कहीं बाहर जाते हैं अपना ऑफ करके चले जाए, आए तो ऑन हो जाते हैं, हमारे साथ में जुड़े रहते हैं। वो बातें चली गई, अभी जैसे पैसा देना पड़ता है। ऐसा कुछ है ग्रिड का पैसा ग्रिड को दे सीधा और डीजी का पैसा अलग से सोसाइटी के ऑफिस में जाए, ऐसा कोई मैकेनिज्म? जब 100 पेज लिखे जाएंगे तो उसमें गलतियाँ ज़्यादा होगी। गुड़गांव इतना तेजी से बढ़ा है कि उसमें कुछ चीज़ें हैं, हमेशा ये नहीं हुआ करता। सर, रहेजा जैसे बिल्डरों ने अपनी खामियां भी आती है, पर उसे सुधारा जा रहा है। साथ रहेजा के खिलाफ धरना चल रहा है, 15 दिन से लाइट कटी हुई है, पैसा डिपार्टमेंट की कमी नहीं है, लेकिन लोगों से पैसा लेके जमा नहीं कराया, उनके खिलाफ सरकार क्या एक्शन? देखिए, हमने बहुत फैसला करे। डीएच में जो पहले के थे आरडब्ल्यूए वाले पैसा दे रहे हैं, हमने उनके तुरंत करा जो पहले कभी भी सोने या तुरंत। ऐसो के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जो इन्वेस्टर से पैसा ले बैठे हैं, लेकिन बिल्डर वो नहीं, वो सब स्टेशन नहीं बना रहे हैं, उनको लाइट नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, सबको दी जा रही है, मौके पे दी जा रही है। मैं आपको नाम बता रहा हूँ, रहेजा, माइक्रोटेक का भी यही हाल है।
हमारे MD महीने एक हफ्ते में 4 दिन यही रहते हैं। सर मैं सबसे सीनियर ऑफिसर, आप कभी भी कोई बात मैं मीना साहब से उन्हें कहीं मिले हम तो मीना साहब तो अभी भी यही उनसे बात कर हरेरा लेंगे। कानून को लेकर लगातार बिल्डर सवाल उठा रहे हैं कि ये हमारे फेवर का नहीं है, इसमें बदलाव की मांग होनी चाहिए। उसको लेकर क्या कुछ सरकार कर रही है या आपको लगता है कि जो आम लोग हैं, जो अनोखी है बाहर से, उनके हिसाब से कानून होना चाहिए या फिर बिल्डरों के हिसाब से? नहीं, आम लोगों के हिसाब से ज़्यादा देखें तो बिल्डर बाद में, पर बिल्डर एक पार्ट है गुड़गांव शहर का, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्डर बहुत अच्छा, गुड़गांव का जो नाम उठाए वो इन्होंने उठाया, बाकी ड्यूटीज बहुत है, कहीं भी किसी का नहीं है। तो बिल्डर्स को DLF ने कितना बड़ी, उसकी कितनी बड़ी अकाउंटेबिलिटी है। इस बिल्डर्स को हम ये कहें कि बिल्डर नहीं है तो ये गलत है। सर आम पब्लिक का हम सबसे पहले नहीं। तो वहीं इस समिट के जरिए अलग अलग कुल 7 सेशन अलग अलग विषयों पर हुए, जिसमें रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हरियाणा सरकार के विभाग के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे और बिल्डरों से उनकी समस्याओं को समझते हुए भरोसा दिलाया कि जल्दी उनकी तमाम समस्याओं का समाधान किया जाएगा और गुरुग्राम की छवि के साथ साथ पूरे हरियाणा को दुनिया में सबसे बेहतर कैसे किया जाए। तो इस दौरान रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लोगों ने भी उम्मीद जताई कि इस तरह के सेशन होने से हरियाणा विकास की बुलंदियों को छू लेगा, वहीं इस सेक्टर की समस्याओं का भी समाधान होगा। बिल्डरों की माने तो इस तरह के सेशन लगातार होने चाहिए, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी तमाम समस्याओं का समाधान सरकार और अधिकारियों के साथ मिलकर दूर किया जा सके। देखिए, हरियाणा में करीब 250 लोगों ने इसमें ज्वाइन किया है और एक हमने इससे पहले जो आज नवंबर में हम कर रहे हैं, इससे पहले फरवरी में किया था 7 महीने पहले। उसमें मुख्यमंत्री जी आए थे और वो एक मुझे लगता है इतिहास के अंदर सबसे अच्छा सेशन रहा, जो 2 दिन का सेमिनार रहा, जिसमें 2 दिन में जितना भी डिस्कशन हुए उसके ऊपर जब मुख्यमंत्री जी आए 2 दिन बाद उसको, तो उसमें मैक्सिमम चीज़ों की अनाउंसमेंट करके उसको रिजॉल्व करके तब गए। तो उसी की श्रृंखला में आगे बढ़ाते हुए ये हम लोग सेमिनार कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें मुद्दे उस टाइम रह गए या कुछ हम सरकार की कैसे मदद कर सकते हैं या कुछ हमारी जो डिमांड्स हैं वो कैसे रिजॉल्व हो सकती है। तो उन सब चीज़ों को इसके ऊपर लेके आज 1 दिन की चर्चा होगी, उसके बाद फिर इसका ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को देंगे हम लोग। दूसरा ये आम लोगों की धारणा है कि बिल्डरों पर नकेल कसने के लिए हरियाणा में रेरा कानून लाया गया है, लेकिन यहाँ आवाज़ उठ रही है कि उसमें कुछ कमियां हैं, बिल्डर के हिसाब से नहीं है, उसमें कुछ चेंज होना चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या क्या कमी है, खामियां और किस तरह से चेंज होना चाहिए? देखिए, नकेल कसना मतलब ये मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री रेगुलेटर नहीं था इंडस्ट्री के अंदर कोई भी, तो रेगुलेटर की ज़रूरत थी काफ़ी टाइम से, और रेगुलेटर आने के बाद चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं। ये शब्द तो ठीक नहीं है कि जो अच्छा भी काम कर रहे हैं, कुछ बुरा काम कर रहे हैं, जो बुरा काम कर रहे हैं उनको सुधरना भी पड़ेगा और तभी आगे जा पाएंगे लोग। तो रेरा के आने के बाद चीज़ें ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, लोगों के अंदर विश्वास भी बढ़ा है। पिछले 1 साल के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर मूवमेंट भी काफ़ी अच्छी आई है, लोगों ने नए घर भी बुक कराए हैं। तो मुझे लगता है धीरे धीरे टाइम लग रहा है चीज़ों के लिए, अब चीज़ें ठीक होनी शुरू हो रही हैं। नहीं, फिर भी आपको क्या लगता है जी, बिल्डर की क्या क्या कमी है इस कानून में? देखिए, कमी ये रही मुझे लगता है पिछले जो 2008 से 12 के बीच में जो तेज़ी आई, उस वक्त जो बिल्डर नहीं थे वो भी बिल्डर बन गए, या जो जिनका कैपेसिटी 2 प्रोजेक्ट करने की उन्होंने 15 कर लिए, 12 कर लिए, ओवर कमिटेड कर लिया अपने आप को, तो उस वजह से पूरा कर नहीं पाए वो लोग। और 2012 के बाद से मंदी आई और वो बहुत लंबी मंदी रही, उसकी वजह से लोगों के प्रोजेक्ट रुक गए या डिलीवर नहीं हो पाए। अब मगर बाज़ार ठीक है तो अब लोग डिलीवर भी कर रहे हैं, चीज़ें रिजॉल्व भी हो रही है, तो मुझे लगता है आने वाले 1-2 साल के अंदर चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी। इस तरह के जब समिट होते हैं तो खासकर गुरुग्राम की बात करें, हरियाणा की बात करें, कितना फ़ायदा होता होगा, किस तरह से फ़ायदा खासकर रियल एस्टेट सेक्टर में? देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर में तो अगर पिछले 5 साल की मैं बात करूँ तो काफ़ी फ़ायदा हुआ। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम आई, सबसे ज़्यादा छोटे घर बने। दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत जो प्लॉट निकाले इन्होंने, छोटे प्लॉट निकाले, वो एक नई स्कीम आई और उससे बिल्डर को भी फ़ायदा हुआ। जो रुके हुए प्रोजेक्ट थे जहाँ पर डिमांड नहीं थी बड़े कमर्शियल बनने की, हाउसिंग बनने की, उन्होंने कन्वर्ट किया उसके अंदर। या और लोगों के लिए हुआ कि जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में लोग घर बनाते थे उसकी जगह डेवलप कॉलोनी आनी। बहरहाल रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ा हुआ यह दूसरा समिट था और 6 महीने पहले गुरुग्राम के लीला होटल से इससे पहले भी समिट हुआ था, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की थी और उस दौरान बिल्डर को भरोसा दिलाया था कि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बहरहाल हरियाणा रियल एस्टेट समिट 2022 से गुरुग्राम के साथ साथ हरियाणा की कितनी तस्वीर और तकदीर बदलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस तरह के समिट से इतना तो साफ है कि आने वाले दिनों में रियल एस्टेट सेक्टर बुलंदियों के नए आयामों को छूने जा रहा है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।